आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मोहित और आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन का क्या लेवल चल रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चों के मन में डाउट था कि पेपर लेंथी आते हैं या अटेम्प्ट नहीं हो पाते और कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई जाते हैं, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो चलिए जानते हैं आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है जिससे हम पेपर को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। एक बात समझिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसके साथ है? क्वेश्चन के साथ नहीं, हमारी लड़ाई है टाइम के साथ। हमें सवाल पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है। यही गेम है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है, औसत का सवाल। इसमें बोलता है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जेम्स इन मैथ साइंस एंड हिस्ट्री इज 89। उसने कहा कि जेम्स ने मैथ, साइंस और हिस्ट्री के अंदर जो औसत अंक प्राप्त किए वो कितने थे? 89। इफ द लैंग्वेज मार्क्स आर आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज मार्क्स बिकम 88.25। यदि भाषा के नंबर भी जोड़ लिए जाएं तो औसत कितना रह जाता है? 88.25%। आगे उसने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 90, दूसरा ऑप्शन है आपका 82, थर्ड ऑप्शन है आपका 86 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 83। अब देखिए सवाल के अंदर उसने क्या कहा। सवाल के अंदर सिर्फ इतनी सी बात कही कि 3 कोई सब्जेक्ट है, उनके अंदर उसका औसत है 89, 89 नंबर का औसत है। यहां पर अगर भाषा के भी अंक जोड़ लिए जाएं तो औसत कितना बन जाता है? 88.25%। तो बिना पेन उठाए भी ये सवाल किया जा सकता है 2 सेकंड के अंदर। देखिए कैसे। यहां पर कितना बना? 89। यहां पर कितना घट गया? 0.75। अगर 0.75 इसके अंदर घटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 0.75 अपने अंकों में से उसको दिए। लैंग्वेज के अंदर इसके नंबर कम रहे होंगे। तो 0.75 अगर इन्होंने अपने से दिए तो 0.75 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा? 3। यानी कि 3 नंबर इन्होंने अपने में से निकाल के भाषा को दिए होंगे। अगर इनका एवरेज 89 है तो इसमें से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 86। मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन राइट। क्लिक करो और निकलो। ऐसे होता है सवाल। एक बार दोबारा देख लीजिए। उसने कहा कि 3 सब्जेक्टों के अंदर मान लीजिए कि मैथ, साइंस और हिंदी यही दिए हुए हैं। इसके अंदर औसत अंक उसने बोल दिया। तो ये देखिए औसत अंक साइंस के अंदर, मैथ के अंदर भी 89 नंबर, हिस्ट्री के अंदर भी 89 नंबर, ये आपके नंबर हो गए। अभी अगर भाषा के भी नंबर जोड़ दिए जाएं तो क्या हुआ नंबर? अब कितना हो गया? 88.25। यहाँ पर भी 88.25, यहाँ पर भी 88.25 और यहाँ पर भी 88.25। अभी देखिए हुआ क्या, इसमें कितने नंबर कम हो गए? 0.75 कम हो गए, इसके भी और इसके तो हमें निकालने ही है। अगर इसने 0.75 अपने में से दिए, 0.75 अपने में से दिए, 0.75 उसने भी दिए, तो चारों ने 0.75 अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 3। यानी कि 3 नंबर इन तीनों ने कंजुगेट करके हमें दिए हैं भाषा को, तब जा करके हमारा औसत आया है 88.25। बात को समझिए। कंसेप्ट हमेशा समझने के लिए होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ के करोगे तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। और अगर वो फॉर्मूले में लगा रहोगे ना कि ये गुणा कर दिया, ये भाग कर दिया, ये कर दिया, अब इसको इससे कैलकुलेशन कर दिया, इतना टाइम किसके पास है भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आज भी। बहुत पुराने समय से लेकर के आज भी ये टॉपिक एग्जामिनर का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहा है। और इस क्वेश्चन को के बिहाफ पे बहुत से क्वेश्चन इससे मिलते जुलते बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इन ए 5 लीटर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। मेरे पास चीनी और पानी का कोई घोल है जिसकी टोटल क्वांटिटी उसने दी कितनी है? 5 लीटर। 5 लीटर आपके पास कुल मिश्रण है चीनी का और पानी का। वो बोलता है
द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इज 6%। चीनी जो है वो कितने प्रतिशत है? 6%। इस घोल के अंदर चीनी का प्रतिशत जो है वो है 6%। इफ 1 liter of water is vaporized, then find the concentration of sugar in the rest mixture। अगर 1 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाए, 1 लीटर पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाए, तो बाकी जो मेरा मिश्रण शेष बचता है उसके अंदर चीनी की कितने प्रतिशत मात्रा बचेगी, ये मेरे को बताना है। देखो कैसे करना है। 1 लीटर पानी भाप बनाकर उड़ा दिया। अगर मैं इस प्रश्न को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं सिंपल करूंगा कि 1 लीटर उड़ा दिया 5 लीटर का, यानी 1/5 हिस्सा मेरा क्या हो गया? कम हो गया। अगर 1/5 हिस्सा मेरा कम हो गया तो चीनी की प्रतिशतता कितनी बढ़ेगी? चीनी का हिस्सा कितना बढ़ेगा? 1/4 बढ़ जाएगा। 1/4 अगर बढ़ जाएगा, अब देखिए आपके पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन दिए हुए हैं 5%, 7.5%, 6% और 4%। अब यहाँ पर भी प्रतिशत में है, यहाँ पर भी प्रतिशत में है, तो ये लीटर वीटर वाला पंगा सब खत्म है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं सिंपल करूंगा, 1/4 हिस्सा मेरे को बढ़ाना है। 6% का चौथा हिस्सा कितना बैठेगा? 6 का चौथा हिस्सा बनेगा 1.5। 1.5 को अगर मैं 6 में जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर आया 7.5%। सेकंड ऑप्शन इट इज करेक्ट। समझ आई बात? ऐसे होता है सवाल, ये होता है कंसेप्ट। अगर आपकी कंसेप्ट पे पकड़ है तो आप कर लोगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, 6% चीनी थी मेरे पास, 5 लीटर घोल था, 1 लीटर पानी को मैंने उड़ा दिया, शेष घोल जो मेरा बचा मेरे को वो फाइंड आउट करना है। अभी देखिए, जो जनरल बच्चा करेगा वो क्या करेगा, इसको मैक्सिमम ये कर लेगा कि इसका 6% निकाल लेगा, फिर वो कितनी कंसंट्रेशन बची, 1 लीटर पानी उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। वैसे सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बात है कि भाई 1 लीटर पानी अगर मेरा उड़ गया तो यानी 5 में से 1 हिस्सा मेरा कम हो गया। अगर 5 में से 1 हिस्सा मेरा कम हुआ, इसको मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको बोल दूं कि किसी चीज की वैल्यू 20% कम हो गई, जैसे प्रतिशत के अंदर आप सवाल करते हो कि किसी चीज को 20% अगर घटा दिया, किसी वस्तु का दाम 20% कम हो गया, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। वही कंसेप्ट है। ये 1/5 मेरा क्या हुआ? कम हुआ, तो बढ़ेगा कितना? 1/4। 1/4 अगर बढ़ा है तो बढ़ाना किसका है? चीनी का। चीनी का अगर मैं चौथा हिस्सा बढ़ाऊंगा तो चीनी का चौथा हिस्सा बैठेगा मेरा 1.5। 1.5 को मैं 6 में जोड़ दूंगा तो मेरे नए घोल के अंदर प्रतिशत बचेगी 7.5%। राइट? तो ये है कंसेप्ट की पावर। अगर कंसेप्ट पे पकड़ है तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन तो 5 सेकंड का ही होता है। अगर ऐसे आसान सवाल के अंदर भी आपका टाइम इतना कंज्यूम हो रहा है कि आप 40 सेकंड या 50 सेकंड में प्रश्न कर पा रहे हो तो आप बेवकूफ हो। एक बच्चा जो इस कंसेप्ट से, इस चीज को पकड़कर, कंसेप्ट को पकड़कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वो तो 5 मिनट 10 सेकंड वो लेगा स्टेटमेंट पढ़ने के, 5 सेकंड उसको सॉल्व करने के, या हार्डली 15 सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने के और 5 सेकंड सॉल्व करने के। 20 सेकंड में वो आगे चला जाएगा और आपने लिए 40 से 50 सेकंड। वो आपसे इतनी रफ्तार से आगे है कि 3 क्वेश्चनों के अंदर वो 1 मिनट आगे चला जाएगा। यही है कंपटीशन, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, औसत का, एवरेज का, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कहता है। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 15.5। मेरे पास कोई 20 गणनाएं हैं, 20 गणनाओं का औसत मेरा कितना है? 15.5। 20 गणनाओं का औसत है मेरा 15.5। अभी कहता है इट वॉज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली काउंटेड एज 42 इन प्लेस ऑफ 24। एक गणना को गलती से 24 की जगह 42 पढ़ लिया गया। अगर 42 पढ़ लिया गया तो क्या हुआ? वैल्यू क्या है? लेनी तो 24 थी, ले ली 42। इसका मतलब यहां पर ज्यादा क्वांटिटी ले ली, ज्यादा नंबर ले लिए। आगे देखिए क्या कहता है। फाइंड द करेक्ट मीन। आपको ओरिजिनल औसत बताना है कि वो क्या था। अब देखिए चुटकियों का सवाल है, सिंपल सी बात है। अगर 20 गणनाएं हैं आपके पास, उनका औसत 15.5 है और 24 की जगह 42 ले लिया, यानी कितना ज्यादा ले लिया? 18 ज्यादा ले लिया।
अगर 18 ज्यादा ले लिया तो ये 18 मैं 20 गणनाओं से वापस लूंगा। अगर मैं हर एक 20 बंदे से 18 वापस मांगूंगा तो कितना हिस्सा, 9 दूनी 18, यानी कि 0.9 मैं वापस मांग लूंगा। 0.9 यदि मैं वापस मांग लूंगा तो 15.5 में से 0.9 आप घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 14.6। 14.6 आपका तीसरा ऑप्शन है, आप क्लिक करोगे और निकलोगे। राइट, बस इतना सा टाइम ही लगना चाहिए, इतना सा ही, तभी सिलेक्शन होगा भाई। अगर आज भी आप उसी सडियल ट्रिक के और फॉर्मूले के बिहाफ पे लगे रहोगे ना, गुणा करने में 20 गुणा 15.5 और ये वो, बस फिर तो हो गया सिलेक्शन भाई। इनसे तो आजकल आरआरबी ग्रुप डी छोड़िए, आप एमटीएस का एसएससी एमटीएस के पेपर में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सीजीएल वगैरह सीएचएसएल वगैरह तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप उन ट्रिक्स के बिहाफ पे आज के टाइम में, आज के कंपटीशन के लेवल में ये सब कर पाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो भाई, और ये गलतफहमी बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएगी, बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ, अभी जो रिसेंट एनटीपीसी चल रहा है उसके टायर 1 में आया था। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ 1/9 ऑफ 1/7 of 1/5 of 1/4 of 1/3 of 1/2 of a observation is 32, then find the number। उसने बोला है कि भाई किसी नंबर का 1/9 का, 1/7 का, 1/5 का, 1/4 का, 1/3 का, 1/2 का हिस्सा जो भी है वो 32 आया है। अब मेरे को वो नंबर बताओ। अभी ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से कैसे प्रिडिक्शन, 2 सेकंड का सवाल, 2 सेकंड का, सिर्फ 2 सेकंड। अगर किसी बच्चे के अंदर तर्क क्षमता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता अच्छे से काम करती है, तो वो इसमें सिर्फ 2 सेकंड लगाएगा सवाल में। कोई गुणा भाग कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखोगे 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उत्तर के आखिर में 0 आएगा। अगर उत्तर के आखिर में 0 आएगा, इसका मतलब 0 को तो आप जहां भी मल्टीप्लाई करोगे आखिर में 0 रहेगा। और आप ऑप्शन उठा के देखो, ऑप्शन में देखिए तीसरे नंबर पे आपका क्या है ऑप्शन, 1935360। एक ही ऑप्शन के अंदर आखिर में 0 है, क्लिक करो और निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 2 के अंदर आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सवाल कहता है 1/√3 जमा √4 जमा 1/√4 जमा √5 जमा 1/5 जमा √6, ऐसे करते 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 1/8 जमा √9। इसको सोल्व करो। अब सोल्व क्या करना है, अगर आपको अच्छे से आता है कि क्या करना क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप तो 10 सेकंड से भी कम समय में इसको कर दोगे। सिंपल सी बात है, √4 से √4 कटेगा, 5 से 5, 6 से 6 कटता जाएगा। आपके पास आखिर में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √9 माइनस √3, और ये आएगा आपके पास 3 माइनस √3। जो आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। हो गया सोल्व। अब हुआ कैसे देख लो, 1 आपके पास लिखा हुआ है 1/√3 जमा √4 जमा 1/4 जमा √5। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं तो रैशनलाइज करने पे क्या आएगा, √4 माइनस √3 बटे √4 माइनस √3। यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस √4 बटे √5 माइनस √4। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी ये सवाल करेंगे कि जी यहाँ तो 3 पहले है, आपने 4 पहले कैसे ले लिया। तो भाई मेरे जमा का निशान है तो मैं आगे पीछे तो कर ही सकता हूँ, √4 जमा √3 लिखूं या √3 जमा √4 लिखूं, बात तो एक ही है। ऐसा मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि जब इसको आप नीचे करोगे तो a² माइनस b² यानी ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। बेस सबका क्या हो जाएगा 1। अगर सबका बेस 1 हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, √4 माइनस √3 जमा √5 माइनस √4, और ऐसे करते करते चला जाएगा, ये कट गया,
वर्गमूल 5 आगे कट जाएगा, तो आखिर में आपके पास जमा का बचेगा वर्गमूल 9 और माइनस का बचेगा वर्गमूल 3, और उससे ये आंसर आपका आ जाएगा। बस इतनी सी देर का सवाल था, यही सवाल था और कुछ नहीं भाई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है टाइम एंड वर्क का। एक अच्छा सवाल है ये भी, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है रिसेंटली। इफ 9 वुमेन कंप्लीट्स अ वर्क इन 50 डेज, अगर 9 औरतें किसी काम को 50 दिन के अंदर पूरा करती हैं। इफ 6 more women more deployed then how many days before the work will complete? उसने बोला अगर 6 औरतों को मैं और काम पर ले आऊं तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। अभी देखिए 6 औरतें क्या करी, बढ़ाई। अब आपको इतना पता होना जरूरी है कि अगर आप किसी काम को, कोई काम आप करा रहे हो और उसके लिए अगर आपने बंदों को बढ़ाया है तो काम का समय घट जाएगा, और अगर आपने बंदों को घटाया है तो काम का समय बढ़ जाएगा। तो बात सिंपल सी है, यहाँ पे क्या किया, बंदों को बढ़ा दिया, 6 औरतें उसने बढ़ा दी, तो ठीक है। पहले कितनी औरतें काम कर रही थी, 9, और यहाँ पर कितनी, अब बढ़ाई कितनी, 6, तो यानी कि 2/3 की रेशियो से अगर मैंने बढ़ाई है तो घटेगा समय कितने अनुपात में घटेगा, 2/5 के। 2/5 के अनुपात में अगर घटेगा, आप देखिए कितना मजेदार है। यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पर कितनी आई है, 50, 0 चिपकानी है, चिपकाई, यानी कि 20 दिन पहले मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि जी ये यहाँ कैसे आ गया, कैसे आ गया। देखिए 9 दिन में, अगर 9 दिन में 9 औरतें काम कर रही हैं तो टाइम कितना लग रहा है, 50 दिन। और अगर 6 और औरतें मैं ले आता हूं तो काम कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, कितने दिन, 20 दिन कम लगेंगे, कुल 30 दिन लगेंगे। अब आप लोग कैसे करते हो इस सवाल को कि 9 औरतें हैं, काम खत्म कर रही हैं 50 दिन में, और इधर 6 और आ गई, यानी 15 औरतें कितने दिन में करेगी, ये काट दिया जी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और ये आया 30 दिन। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ाहट के अंदर 30 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही 30 है और क्लिक करके निकल जाएंगे कि आंसर आ गया। भाई उसने पूछा ये है कि काम कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। पहले काम 50 दिन में खत्म होना था, अब 30 दिन में खत्म हो रहा है, तो यानी 20 दिन पहले काम खत्म हो रहा है, 20 या 70। समझे, कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन को समझो, रटना नहीं है, समझना है भाई। समझ के अगर करोगे तो सब कुछ होगा। अगर कर रहे हो रट के कि हाँ जी ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही आए, ऐसे ही ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL टायर 2 का आया हुआ 2022, 3 फरवरी 2022 की शिफ्ट का पेपर उठा के देख लेना, उसमें ये प्रश्न आया और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा, और इस पे हमेशा हर एक पेपर के अंदर आपको सवाल मिलेगा, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी पेपर हो, और अच्छे से अच्छे सवाल आपको इस पे मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल कि आपकी नींद उड़ जाए देख के। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ए डीलर ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार है जो खुदरा मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी कि अगर खुदरा मूल्य मेरा, मैं मार्क प्राइस अपना 100 रुपए मान लूं, तो उस पर 20% की छूट वो दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे 80 रुपए में चीज मिल रही है। 100 रुपए की चीज को 20% की छूट पर यानी 80 रुपए में मुझे दे रहा है। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इसके बावजूद भी वो 20% का मुनाफा कूट रहा है। 20% का मुनाफा कूटने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को वो 120 रुपए में दे रहा है, यानी कि 5 रुपए की चीज मुझे पड़ रही है, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए का मुनाफा ले रहा है। बात समझ आई, इतनी सी बात है। देखिए सवाल हो गया। आगे उसने बोला है इफ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल, यदि वो 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के भाव में बेच देता है, देन हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच अदर। तो उसने कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा मूल्य, कितने प्रतिशत ज्यादा मूल्य अंकित किया हुआ है, मार्क प्राइस कितना प्रतिशत ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। बस इतनी सी बात है। 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब एक वस्तु को बेचने का भाव है 80 रुपए, 8 वस्तुओं को बेचने का भाव कितना हो जाएगा, अब 8 वस्तुओं को बेचने का भाव होगा 480।
480 480 कैसे आया ये मत पूछना। 8 आर्टिकल 6 आर्टिकल के भाव में बेचे हैं भाई, 8 आर्टिकल बेचे हैं 6 आर्टिकल के भाव में, यानी 6 से मेरा 80 गुना होगा, 480 मेरा उत्तर आ गया। अब 480 क्या आया, 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 8 आर्टिकल उसने 480 के भाव में बेचे, तो एक आर्टिकल कितने का बेचा, 60 रुपए का। अगर एक आर्टिकल 60 रुपए का बेचा है और आपने यहां से देख लिया है कि 5 रुपए की चीज अगर उसे पड़ रही है तो वो उसे 6 रुपए में बेच रहा है, तो जो 60 रुपए में उसने बेची वो 50 रुपए में पड़ी होगी, तो यानी कि 50 रुपए क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। अगर कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है 100, कितना दुगना, अगर दुगना है तो मतलब 100% ऊपर अंकित किया हुआ है मूल्य, और 100% कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। क्लिक करो और निकलो, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड। ये टायर 2 का प्रश्न है भाई, टायर 2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगेन इसी पेपर से लिया हुआ सवाल है, मिश्रण एलिगेशन का, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। उसमें बोलता है मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन दी रेशियो 4:3। कोई ए मिश्रण है जिसके अंदर, ये मैंने ले लिया एम से मिल्क, सी से चॉकलेट, सॉरी चॉकलेट पहले लेंगे मिल्क बाद में, जैसा उसने दिया हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं कर रहा हूं। ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन दी रेशियो 4:3, 4:3 में ए मिश्रण के अंदर दी हुई है चॉकलेट और मिल्क, और बी मिश्रण है उसके अंदर 5:2 में दी हुई है। आगे वो बोलता है इफ ए एंड बी आर टेकन इन दी रेशियो 5:6, अगर ए और बी को 5:6 के रेशियो में ले लिया जाता है, देन द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर इज क्लोजेस्ट टू, तो नए मिश्रण के अंदर चॉकलेट का प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत होगा। उसने पूछा है नियर बाय की वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट डेसिमल में नहीं बताना है, नियर बाय की। बहुत बढ़िया, मैंने देखा 4 और 3 7 क्वांटिटी मेरी यहाँ है, 5 और 2 7 क्वांटिटी मेरी यहाँ है, बन गई बात। 5 को मैं ए के अंदर से ये लेना है और बी के अंदर से ये लेना है, तो मैं ए के अंदर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, 6 से इसको करूंगा 6 पंजे 30, 6 दूना 12, तो चॉकलेट कितनी आ गई 50। 50 अगर चॉकलेट है, कुल मिश्रण कितना है 50 और 27 77, और कुल मिश्रण के अंदर चॉकलेट का कितना प्रतिशत है, गुणा करूंगा 100 से। अब नियर बाय की वैल्यू बतानी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 99 ले लेता हूँ। 99 अगर लिया तो कितना आया 450/7, इसको जब मैंने सोल्व किया 7 छिक 42, 7 चौके 28, 64 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन 99 लिया है, असल में वैल्यू 100 है तो वैल्यू बढ़ेगी 64 से। अब 64 के नियर बाय का ऑप्शन जो है वो है 65, चौथा ऑप्शन 65% इसका उत्तर आएगा। क्लिक करो और सवाल सोल्व। बात समझ आई, बस इतना सा ही टाइम लगता है भाई, यही डिफरेंस है आपके अंदर और जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है उसके अंदर। आप शायद समझ चुके होंगे कि आपका प्रिपरेशन लेवल उतना नहीं है, आप बस बेवजह के अपने दिल को एक सांत्वना दिए हुए हो कि नहीं नहीं होगा होगा होगा। भाई कंपटीशन ये डिमांड कर रहा है, एक बच्चा जो मेरे से पढ़ के गया है या जो इस पैटर्न पे तैयारी करके आया है, आप उसकी टक्कर में कहाँ स्टैंड करते हो खुद सोच के देख लो भाई, उसके बाद फिर कंपटीशन में जाना। आधे आधे नंबर पे 100 बच्चा ऊपर नीचे हो जाता है, 100 बच्चा, तो एवरी मार्क्स इज काउंटेबल, इस बात को ध्यान रखो, आप कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते। बात समझ आई, एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रश्न के अंदर बोला कि चॉकलेट और मिल्क, इसको मैं इरेज कर देता हूं ऐसे, कि चॉकलेट और मिल्क 4:3 में है, बी के अंदर 5:2 में है। तो पहले मुझे देखना था ये दोनों मेरे बराबर करने थे, मुझे बराबर है कि नहीं। मैंने देखा 4 और 3 7, 5 और 2 7, पीछे से ही बराबर मिले, मेरा तो काम आसान हो गया। ये भी 7 लीटर है या 7 किलो है, ये भी 7 ही है। ए के अंदर से मुझे लेना था 5, तो मैं ए को करूंगा 5 से गुना, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, इसी अनुपात में तो आएगा। बी के अंदर से मुझे लेनी थी 6 क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी में 6 से इसको गुना करूंगा, ये आया मेरे पास। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आई चॉकलेट, और ये मेरे पास क्या है दूध। अब कुल मिश्रण कितना बना, चॉकलेट जमा दूध, 50 जमा 27 77, 77। सो चॉकलेट कितने प्रतिशत है 50/77। आगे मैंने कैलकुलेशन सोल्व की है बस। अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन भी करना नहीं जानता सोल्व, तो भाई
आप ट्रेडिशनल मेथड से तो लगे रहना, पेपर नहीं पास होगा, बस दिल को थोड़ी संतुष्टि जरूर रहेगी कि हाँ तूने निकाल दिया था। ठीक, अगला सवाल सीजीएल टायर 2 का प्रश्न है, ये भी टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहता है सवाल के अंदर, ही कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, पी किसी कार्य को 18 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। When he had worked for 5 days, अगर उसने 5 दिन काम किया, अब मैं मान लेता हूं कि मेरा कुल काम 18 है, उस हिसाब से P की क्षमता 1 की हो गई, एफिशिएंसी P की 1 की हो गई, कार्य क्षमता P एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 काम। अगर 5 दिन में 5 काम करेगा तो 18 में से 5 अगर मैं घटा देता हूं तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 13, यानी कि 13 काम शेष रहता है। आगे बोल रहा है When he had worked for 5 days, क्यू joined him, जब उसने 5 दिन तक कार्य कर लिया उसके बाद क्यू ने उसका साथ दिया, क्यू उसके साथ काम में सम्मिलित हो गया। If both of them together completed the remaining work in 13 by 5 days, अगर उन दोनों ने बाकी का काम 13/5 दिन में पूरा कर लिया, कितने दिन में, 13/5 दिन में, किसने, P जमा क्यू, दोनों ने। अब देखिए आपके पास कुल काम कितना बचा था, 13, और कर लिया कितने में, 13/5 दिन में, यानी इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी रही होगी, 5 की, यानी P और Q दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। इस हिसाब से Q एक दिन में कितना करता है, 4 काम। Q एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। अब मेरे पास मैंने निकाल लिया, आगे पूछता क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन Q अलोन फिनिश 66 सही 2/3% ऑफ सेम वर्क, 66 सही 2/3%। अब ये भी आपको पता होना जरूरी है कि 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3, इसका मतलब होता है 2/3। अब कुल काम का 2/3, कुल काम कितना है आपका 18, इसका 2/3 कितना बैठेगा, 12। 12 काम को क्यों कितने दिन में पूरा करेगा, अब ये आप निकाल सकते हो, 12 काम को 4 की उसकी रोज की क्षमता है, 3 दिन लगाएगा वो पूरा करने में। चौथा ऑप्शन आपका है देखो, और यही ऑप्शन करेक्ट है। बस ये सवाल था, आपको कुल समझाने में भी 1 मिनट नहीं लगा। अब सोचिए अगर पेपर को सवाल को पेपर में करना हो तो आपको कितना समय लगेगा, हार्डली 20 सेकंड, हार्डली। और यही रफ्तार चाहिए भाई, यही रफ्तार चाहिए, क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन इजी नहीं आएगा, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा। पेपर का पैटर्न इस हिसाब से सेट किया हुआ होता है कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आपने इजी क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन निकालनी ही पड़ेगी, तो वहां पर टाइम कैसे बचा पाओगे। अगर आपने पहले टाइम नहीं बचाया तो उसको कैसे सोल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन है जो डिमांड कर रहा है कि मैं 1.5 मिनट से पहले निकलूंगा ही नहीं, 1 मिनट से पहले मैं निकलूंगा ही नहीं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो 10 सेकंड के अंदर निकल सकता है और आपने उसी के अंदर 50 सेकंड लगा दिए, तो 40 सेकंड आपने ऐसे 4 क्वेश्चन पे अगर बर्बाद कर दिए तो आपने डिफिकल्ट लेवल के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। मतलब बात समझ आई। कंपटीशन के अंदर आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आपकी लड़ाई है समय से। आपको समय काटना है और उसके लिए आपकी ग्रिप चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। एक सवाल और देखते हैं, आखिरी सवाल, बैंक पीओ के अंदर आया हुआ सवाल है। द एवरेज वेट ऑफ 61 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45 kg। एक क्लास के अंदर 61 बच्चे हैं और उनका औसत वजन 45 किलो अगर है, तो आगे बोल रहा है when 31 students having average weight 54 kg are migrated from the class। 31 बच्चे क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गए जिनका औसत वजन कितना था, 54 किलो। वो कहां शिफ्ट हो गए, क्लास से शिफ्ट हो गए। अब वो पूछ रहा है देन द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जितने बच्चे बचे उनका औसत वजन बताओ। 2 सेकंड का सवाल है भाई, 2 सेकंड। 61 में से 31 गए, कितने, 30 बच्चे क्लास में आपके पास बचे हैं। अगर ये 54 किलो वजन बाहर लेकर के गए तो इसका मतलब 9 किलो एक्स्ट्रा लेकर के गए। ये बच्चे वजन में भारी थे इसीलिए इनसे वजन खींच के लेके चले गए। अब जब इनसे 9 किलो वजन खींच के लेके चले गए तो 36 किलो तो ये वैसे ही बच गया। लेकिन यहां पर 31 बच्चे गए हैं, 30 नहीं, 31 गए हैं। अगर 31 गए हैं तो एक बच्चा और एक्स्ट्रा गया है और वो कितना वजन फालतू लेके गया, 9 किलो। अब ये 9 किलो मेरे को किन से लेना है वापस, 30 से। अब 30 से अगर मैं 9 किलो वापस लूंगा तो 3 3 9 यानी कि 0.30
या किलो, या मैं बोल सकता हूँ कि 300-300 ग्राम हर एक बच्चे से मैं खींच लूंगा। 300-300 और इसमें से खींच लूंगा तो मेरे पास वजन कितना बचेगा, 35.70 किलो। और देखिए आपका सेकंड ऑप्शन है 35.70। एक बात को समझिए कि कंपटीशन आपसे मांगता है कॉन्सेप्ट पर ग्रिप, और अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर ग्रिप है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप आज भी अपने ट्रिकी बिजनेस पर चल रहे हैं तो आप कंपटीशन के लिए नहीं है भाई, इस बात को समझिए। ऐसे तो आपका कंपटीशन क्रैक करना पंचवर्षीय योजना से भी आगे निकल जाएगा, इसीलिए आपका कंपटीशन क्रैक नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए बोलता हूं बार बार, ये सब जो मैं करा रहा हूं किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये सब आता है एक्सपीरियंस से। जब आपकी कंसेप्ट पर अगर आपकी ग्रिप होगी तभी तो आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, अब इसके अंदर करना क्या है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं। अब एक बच्चा जो इस प्रिपरेशन के साथ पेपर में जाएगा वो तो पेपर को धुआं कर देगा बिल्कुल। और आप खुद अपनी तैयारी आपको अच्छे से पता है कि आपकी किस प्रिपरेशन लेवल किस लेवल का है। अब आप कंपेयर करिए और फिर बताइए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ आए होंगे सवाल कैसे किए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप भी इस तरह से इन कंसेप्ट्स पर ग्रिप करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए हमें। हमारा एसएससी का बैच शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग आइए ज्वाइन करिए, एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक करिए। अभी मैं और वीडियो लेकर के आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के ही नहीं। अगर आप जीके के वीडियो देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि जीके क्या डिमांड कर रही है। एक्चुअल में जीके जीके नहीं रही, दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं और क्या उसकी डिमांड है, वो सब आपको पता होना जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी करते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।